नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2022 का प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था 1 जनवरी 2022 को। उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का विभाग है, उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट पेपर देने वाले हैं या फिर अगली शिफ्ट में आपका पेपर हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस बार भी सीटेट के अंदर जो ऑनलाइन मोड में जो पेपर हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर ज़रूर देखें, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? 1, विकास एक आयामी होता है। 2, विकास एक दिशाई होता है। 3, विकास एक असतत प्रक्रिया है। या फिर 4, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विकास की दशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। 2, बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 3, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। या फिर 4, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यानी कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। नेक्स्ट, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? 1, अनुकूलन। 2, अधिगम। 3, समाजीकरण। या फिर 4, परिपक्वता। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि परिपक्वता। नेक्स्ट, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है? 1, परिवार एवं विद्यालय। 2, मीडिया एवं परिवार। 3, विद्यालय और मीडिया। या फिर 4, मीडिया और पास पड़ोस। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। नेक्स्ट, कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का अधिकार क्या है? 1, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। 3, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना। 3, दंड और आज्ञा पालन। या फिर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दंड और आज्ञा पालन। नेक्स्ट, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? 1, वस्तुओं की एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। 2, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। 3, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। या फिर 4, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय की मानचित्र करने की क्षमता। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि वस्तुओं का किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। नेक्स्ट, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले की यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? 1, जीववाद। 2, केंद्रिता। 3, परिकल्पित निगमनात्मक। या फिर 4, संक्रामक परिणाम निकालना। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केंद्रिता। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? 1, सामाजिक संरचना। 2, व्यवहारवाद। 3, मनोविश्लेषण। या फिर 4, सार्वभौमिकता। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया या क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? 1, निजी संवाद। 2, उच्च स्वर में वार्ता। 3, पाठ। या फिर 4, स्व केंद्रीयवाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि निजी संवाद यानी प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? 1, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। 2, योग्यता आधारित
स्थायी अलगाव, 3 सहयोगितापूर्ण अधिगम, या फिर 4 पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न के जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि सहयोगितापूर्ण अधिगम। नेक्स्ट, एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता, यह बुद्धि के रूप किस रूप को दर्शाती है? 1 स्थानीय संबंध बुद्धि, 2 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 3 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर 4 प्राकृतिक बुद्धि। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? 1 अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। 2 विद्यालय को बच्चों की अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। 3 बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ, या फिर 4 द्विभाषिक उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। नेक्स्ट, जेंडर भूमिकाएं डैश है। 1 अधिग्रहित व्यवहार, 2 जन्मजात व्यवहार, 3 जैविक संरचनाएं, या फिर 4 आनुवांशिक निर्धारित। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि अधिग्रहित व्यवहार। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। 1 छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, 2 छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षाशास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों, या 3 छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, या फिर 4 छात्रों को किसी विशेष में सफल और विफल घोषित करना। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र को उनके अनुसार रूपांतरित करना। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। 2 दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। 3 सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, या फिर 4 योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों का गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पर एक कथन दिया है, पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, और इसका कारण दिया है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूलन बनाना चाहिए। तो दोस्तों सही विकल्प चुने। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हमारा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा दिया ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा दिया ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा दिया हमारा ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? 1 पठन वैकल्य, 2 आलेख वैकल्य, 3 गणन वैकल्य, या फिर 4 ध्यान एवं अतिसक्रियता विकार। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि आलेख वैकल्य। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को 1 मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। 2 शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। 3 रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। या फिर 4 पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? 1 अवसारी चिंतन, 2 आवेगशीलता, 3 सोच में केंद्रीकरण, या फिर 4
अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यानी कि अपसारी चिंतन। नेक्स्ट, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? एक, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, दो, खेल द्वारा, तीन, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, या फिर चार, सहपाठी और वयस्क संग सहभागिता द्वारा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड दिया हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और फोर्थ दिया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सभी ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सभी पॉइंट हमारे ठीक हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, छोटे बच्चे की ज्ञान संरचना हमारे सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, और सहपाठियों और वयस्कों संग भागिता द्वारा होती है। नेक्स्ट, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन के नंबर 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति डैश कहलाती है? एक, खंडीकरण, दो, कूटलेखन, तीन, स्वागीकरण, या फिर चार, अनुकूलन। तो दोस्तों इस प्रश्न जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि खंडीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? एक, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, तीन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुसरण, या चार, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो दोस्तों ये एक, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। सेकंड दिया हमारा परामित विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर चर्चा करने के लिए कहती है। थर्ड दिया हमारा अनुरुद्धति नए शब्दों का अर्थ निकलने के लिए समझने के लिए संदर्भित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। और चौथा दिया हमारा रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो दोस्तों हमारी ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। सेकंड दिया हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। थर्ड दिया हमारा सेकंड और थर्ड, ठीक है। और हमारा फोर्थ दिया है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सेकंड और थर्ड हमारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक होंगे। तो देखते हैं सेकंड और थर्ड। तो सेकंड दिया दोस्तों हमारा परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थी को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। और थर्ड दिया हमारा अरुंधति नए शब्द का अर्थ समझने के लिए संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। नेक्स्ट, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्र को समस्या समाधान को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? एक, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। दो, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीन, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। या फिर चार, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? एक, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। सेकंड दिया है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार के लिए प्रोत्साहित करना। तीन, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना। या फिर चार, शिक्षण द्वारा श्यामपट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। एक, शर्म। दो, गुस्सा। तीन, गर्व। या फिर चार, उत्कंठा।
तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि गर्व की भावना हमारी उत्पन्न होगी। नेक्स्ट, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि एक, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। 2, यह कुछ बच्चों की शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। 3, यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। या फिर 4, यह बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्य संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। 2, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं को भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। 3, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। या फिर 4, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सही समझ को दर्शाती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांति को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट, ये दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुस्तकों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? 1, मानवतावादी। 2, व्यवहारात्मक। 3, संज्ञानात्मक। या फिर 4, सामाजिक सांस्कृतिक। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर का ऑप्शन हमारा सेकंड, यानी कि व्यवहारात्मक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।